हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने एक शॉर्ट के माध्यम से आपको बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डेल्टा एच से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में होता क्या है, कहानी को समझिए। यहाँ पर मान लीजिए ये आपका कोई, यहाँ पर आपका कोई एक न्यूट्रल गैसियस एटम है। न्यूट्रल गैसियस एटम। ठीक है। तो न्यूट्रल गैसियस एटम पर हम एक आउटसाइड से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं। यहाँ से आउटसोर्स से कोई इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर ऐड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होगा ठीक है, इसके आउटर सेल पे लेके आएंगे। ये आउटर मोस्ट सेल, ये आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट सेल। इसमें इलेक्ट्रॉन डालने की हम एक कोशिश करेंगे। तो होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन पर, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स जनरेट करता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक फोर्स होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जैसे ही ये इसमें ऐड होगा तो फाइनली किस में चेंज हो जाएगा? ये एनायन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? एनायन में चेंज हो जाएगा। और यहाँ से एनर्जी एनर्जी भी रिलीज होगी। यहाँ से एनर्जी भी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक Cl आयन लिया हमने। Cl गैसियस एटम है। यहाँ पर ये Cl गैसियस एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कराया। तो ये क्या हो गया? आपका Cl आयन गैसियस आयन बना। और यहाँ से एनर्जी भी क्या हुई? आपकी रिलीज हुई। ये आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है। सिमिलरली फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन बनेगा उसके केस में। देखिए, हमने यहाँ पर एक फ्लोरीन एटम लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करा रहे हैं। तो यहाँ पर फ्लोरीन आयन बना और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। तो इस तरह से ये एक एनायन बनने की प्रोसेस है। ठीक। अब डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। भाई, इसकी परिभाषा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अभी सिंपली बात हो रही है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए, पहले बोल दिया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, यानी कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में ऐड कराते हैं तो वहां ऐड कराने से जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर। उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 आर। टी आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। टी यहाँ पर टेम्परेचर है। और ई क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है। अब जब ये एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? हम इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं कि जब आपकी एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है तो ये एक तरह से क्या हुआ? आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या हो गया? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इन दोनों को मैं कह सकता हूँ कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? आपकी नेगेटिव होती है। ठीक है। जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है,
एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। अगर मान लीजिए अगर कहीं एनर्जी कंज्यूम हो रही है, अगर कहीं एनर्जी कंज्यूम होती है तो उसके लिए एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, इन दोनों पर हम आगे डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, ये तो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन के लिए हो गया, जब आप किसी भी न्यूट्रल गैसेस एटम में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा रहे हैं, तो वहाँ से एडिशन कराने से जो एनर्जी निकलेगी वो क्या रहेगी, आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, वो किसके बराबर रहेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर रहेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर रहेगी। ठीक है, अब अब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है भाई, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैं कह रहा हूं कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन, मैं अभी मैं अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहा हूं, मैंने सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या किया, ऐड कराया, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड कराया। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए जो आपकी एनर्जी, कितनी यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई भाई, ये आपकी एनर्जी किस में है, ये आपकी एनर्जी किस में है, निगेटिव में है, निगेटिव में है। तो निगेटिव चीज, जो निगेटिव हमें क्या बता रहा है यहाँ पर, निगेटिव का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस हो रहा है, जो आपका प्रोसेस हो रहा है, डेल्टा एच हमें निगेटिव बता रहा है कि आपका जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है, और एनर्जी रिलीजिंग है, एनर्जी रिलीजिंग है। ठीक है, इतनी बात तो आप याद रख सकते हैं। ठीक, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, फिर उसी पर मैंने, उसी आयन पर जिस पर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया था, उस पर हमने फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया, हमने फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया। ठीक, अब ये क्या बन गया, आपका डायनाइन बन गया। अब यहाँ जो एनर्जी है आपकी क्या है, पॉजिटिव है भाई, ये आपकी एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हुआ आपका क्या रहा, एंडोथर्मिक। ठीक, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन, ये आपका कौन सा एडिशन था, सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन, सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन। ठीक है, सॉरी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन, तो डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो ये प्रोसेस आपका हो गया एंडोथर्मिक। कैसा प्रोसेस हुआ, एंडोथर्मिक। अब क्या, अब क्या है इसमें कि हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए, ऐड कराने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, कराने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा भी कह सकते हैं। और ठीक है, अब बाहर से ऊर्जा क्यों देनी है, अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि बाहर से ऊर्जा क्यों देनी है भाई, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ेगी कि हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कि, अब मान लीजिए कि ये आपका ऑक्सीजन आयन है। ठीक है, इस पर मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा रहा हूँ, इस पर मैं क्या करा रहा हूँ, दूसरे इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा रहा हूँ। पहले से भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक मौजूद है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा,
रिपल्सन जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपल्सन जनरेट हो जाएगा। और जब रिपल्सन जनरेट हो जाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा? नहीं होगा। रिपल्सन को कम करने के लिए, टू डिक्रीज द रिपल्सन, रिपल्सन को कम करने के लिए, टू डिक्रीज द रिपल्सन वी प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। तो आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है, आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एडिशन, सिंगल इलेक्ट्रॉन एडिशन क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है। और सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन, सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन क्या होता है? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हमें ऊर्जा वहां मिल रही है, निकल रही है। और एंडो का मतलब है कि हमें वहां ऊर्जा देनी पड़ रही है। ठीक है। तो इतनी छोटी सी बात है, इसको हमें याद रखना है। ठीक, पहला क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि वहां तक हम पहुंचे नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस। अब किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है? तो मैंने आपको बताया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एडिशन में एनर्जी रिलीज होती है। भाई यहाँ तो आपकी एनर्जी लगेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और वैसे भी ये जो प्रोसेस है आपका आयोनाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है। और सेकंड में देखिए यहाँ पर डाई एनायन बन रहा है, डबल डबल इलेक्ट्रॉन एडिशन प्रोसेस है। और ये भी आपका ट्रिपल इलेक्ट्रॉन एडिशन प्रोसेस है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर थर्ड वाला होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन एडिशन प्रोसेस। ठीक। अब आपको यहाँ पर पहचानना है कि एनर्जी गेन कहाँ हो रही है, एनर्जी गेन कहाँ पर हो रही है। एनर्जी गेन कहाँ पर, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं भाई। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, रिकॉर्ड नहीं होता है, तो हमें समय समय पर देखना पड़ता है इसको। अब एनर्जी गेन प्रोसेस, ठीक है, एनर्जी गेन प्रोसेस। तो भैया इसमें तो एनर्जी गेन होगी नहीं, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एडिशन प्रोसेस है। ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। ठीक है। दूसरे में आ जाओ, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन एडिशन प्रोसेस है, ये भी एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। हाँ, तीसरे में आ जाओ, तीसरा, चौथा। पहले चौथा देख लेते हैं, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। अब इसमें डबल इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है भाई। देखिए, डबल इलेक्ट्रॉन एडिशन, इसमें डबल इलेक्ट्रॉन एडिशन हो रहा है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? थर्ड वाला रहेगा। ठीक। अब और नीचे आओ थोड़ा सा, सोडियम, सोडियम सॉलिड स्टेट में है, या सोडियम वेपर गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? सब्लिमेशन हो रहा है। तो सब्लिमेशन में तो हमें सब्लिमाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी गेन प्रोसेस है, ये एनर्जी गेन प्रोसेस है। और ये वाला भी एनर्जी गेन प्रोसेस है। और ये वाला एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। और ये वाला एनर्जी गेन प्रोसेस है। ठीक है। आप देख लीजिएगा, मैंने बता दिया इसको कैसे कैसे करना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे आ जाती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला आता है आपका एटॉमिक साइज। पहला क्या आता है? एटॉमिक साइज। देखिए भैया, एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा
सिंपल सी बात है, एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पर उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा। और जितना कम स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा उतना ही कम आयोनाइजेशन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ जो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाहर से, तो ये जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक साइज के। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो एक तो होता है आपका हाफ फील्ड और एक होता है आपका फुल फील्ड। क्या होता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। ठीक, हाफ फील्ड जैसे हो गया आपका 2p3, हाफ फील्ड हो गया जैसे आपका 3d5। ठीक है, ये आपका हाफ फील्ड हो गया। 2p6 और 3d10। तो ऐसी कंडीशन में ये मोर स्टेबल कहलाता है, स्टेबल। ये कैसी कंडीशन है आपकी, हाफ फील्ड की और फुल फील्ड की स्टेबल कंडीशन है। ठीक है, स्टेबल कंडीशन है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में। भाई नोबल गैसेस आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। नोबल गैसेस, और इनको हम बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। तो कौन कौन से आपके, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, तो इसका कितना होता है, 1s2, 1s2, 2s2 और 2p6। तो आप यहाँ देखेंगे कि तो इनके जो ऑर्बिटल है वो क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो कंप्लीटली फिल्ड अगर हो गए तो उसमें क्या होगा, भाई इनको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, इनको नीड ही नहीं है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या कह सकते हैं आपकी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखने ही रखने हैं। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली है। उसमें आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और स्टेनस, सॉरी एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक, यहाँ आ जाएगा आपका 3p3, यहाँ आएगा आपका 4p3,
यहाँ आपका आ जाएगा 5p3 और यहाँ आ जाएगा आपका 6p3। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिख रहा हूँ? मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इनके p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आपका हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है। और जब मोस्ट स्टेबल होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो आपको ये सब चीज़ें, ये फैक्टर सब आपको याद रखने हैं। अगर ये आप याद नहीं रख पाएंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। पहला आपका क्या था? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। दूसरा हाफ फील्ड, फुल फील्ड। तीसरा है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करेंगे। ठीक। अब देखिए, यहाँ देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। भाई ये इसका मतलब क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, उसको आपका न्यूक्लियस क्या कर रहा है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। उसको आपका न्यूक्लियस क्या कर रहा है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि ये आपका कोई एटम है। एक बार सोचिए, आपको ये आपका कोई एटम है और यहाँ पर कोई, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ से हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें क्या बता रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट अट्रैक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ठीक। दूसरी बात आती है कि लेफ्ट से राइट जाने पर, कहाँ से? लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम लोग, बोरॉन, आगे आगे आगे। अब ये क्या होगा? अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, लिथियम से ऑक्सीजन, लिथियम से फ्लोरीन तक, लिथियम से फ्लोरीन तक बढ़ेगी और फ्लोरीन से नियोन तक
जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा नहीं कि आप जो है राइट में बढ़ाए जा रहे हैं बढ़ाए जा रहे हैं तो गलत हो जाएगा भाई। आपको पहले बता दिया है कि नोबल गैसेज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, सारी जो सबसेल्स होती है वहाँ पर क्या होती है, फिल्ड होती हैं। तो उसके केस में आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि जो सेकंड पीरियड है, इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड से कम होती है। क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, क्योंकि इनके जो साइज होते हैं, साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो मैं आपको रीजन भी दे ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब नेक्स्ट थिंग आती है आपका यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो हमने भी बताया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ध्यान रखना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आपका बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Mn+7 की सबसे ज्यादा होगी, फिर होगी Mn4+ की, और फिर होगी Mn2+ की, और लास्ट में होगी Mn की। इसमें क्रोमियम 6+ सबसे ज़्यादा, क्रोमियम 3+ और ज़्यादा, और कम, और सबसे कम किसकी होगी, क्रोमियम की होगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की होगी। यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाएगी, और सबसे कम किसकी होगी, ठीक है, इसकी होगी। एक होता है आपका शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ समझेंगे आप लोग। शील्डिंग इफेक्ट बहुत बार रिपीट हो गया है, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर दिमाग में नहीं बैठ रहा है ना तो बैठा लीजिए। भाई सबसे बड़ी बात है कि आप लोग ना वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो अगर आप लोग वीडियो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, भी हम लोगों का थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। हमें लगता है कि भाई लोग देख रहे हैं, हमें और मेहनत करनी चाहिए और बनाना चाहिए। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को सिस्टमेटिकली अरेंज करके आपको देना पड़ता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि जैसे 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 किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, भाई ये आपकी इनर सेल है, समझ लो इसको सिंपल भाषा में, इनर सेल है, और ये आपकी आउटर सेल है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, भाई इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, आप मान लीजिए कि इनर सेल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, आप यहाँ पर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, ये आगे इलेक्ट्रॉन, ये आगे इलेक्ट्रॉन। तो यार यहाँ पर एक ना स्क्रीन बन जाती है। स्क्रीन कैसी बन जाएगी,
स्क्रीन ये बन जाएगी कि ये जो लास्ट में जो ये बैठा है ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है ना, तो इसका और इसका जो कांटेक्ट है ना बहुत कम हो जाएगा, लेस कांटेक्ट हो जाएगा। और लेस कांटेक्ट का मतलब जान रहे हो? लेस कांटेक्ट का मतलब ये होगा कि न्यूक्लियस का प्रभाव आउटर इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो बहुत कम हो जाएगा तो वो उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट में एक स्क्रीन बन जाती है और वो स्क्रीन न्यूक्लियस के प्रभाव को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम कर देती है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, पहली बात तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक क्या बढ़ेगा? साइज बढ़ेगा। दूसरी बात, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। और बेटा जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आपको याद रखना है। बाकी कुछ है नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, चीज़ों को आप सिस्टमेटिकली अरेंज करके रखेंगे। ठीक है, अब देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये आपका आ गया एल्कलाइन। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी या रोए। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कितना होता है? बेरिलियम 4 होता है ना, 1s2 2s2। ये कितना हो जाएगा? 3s2। ये कितना हो जाएगा? 4s2। ये कितना हो जाएगा? 5s2। और ये कितना हो जाएगा? 6s2। भाई आप यहाँ देख रहे हैं कि सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है। अब एस ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी होती है 2 ही इलेक्ट्रॉन की होती है। तो ये जो आपका मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी भाई। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर बेरिलियम को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा के और इसको बेरिलियम एनायन बना देता हूँ, तो ये बन तो जाएगा, पर क्या होगा? ये लीस्ट स्टेबल होगा। क्या होगा? ये लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है भाई, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आपने बना दिया यहाँ पर Mg निगेटिव बना दिया, Ca निगेटिव बना दिया और Sr निगेटिव बना दिया और Ba निगेटिव बना दिया। तो बेटा ये जो है ना सब आपके, ये सब क्या है? लीस्ट स्टेबल है। पहली बात तो यार बनेंगे नहीं, ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। ठीक है, इन्हें किसी के इलेक्ट्रॉन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं पर किसी से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते हैं। ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या है ये? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। भाई 3 तरह के एलिमेंट हैं, 4 तरह के एलिमेंट है प्रोडिक्टेबल में: इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इनर्ट गैसेस और रेडियो एक्टिव। ये 4 तरह के एलिमेंट हैं। अब देखिए सेकंड पीरियड, ये आपका आ गया सेकंड पीरियड। ठीक है, तो हमें इनका ऑर्डर बताना है। ये देखिए ये आपका 2s2 होता है और ये होता है आपका 2p3 और ये होता है आपका 2p6। भाई सिंपल सी बात है, ये आपका फुल फील्ड है, फुल फील्ड है। ये आपका हाफ फील्ड है और ये भी फुल फील्ड है। इसमें दो चीज़ें, एक तो फुल फील्ड है और दूसरा क्या है? ये इनर्ट है, इनर्ट गैसेज है।
तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी सबसे कम हो जाएगी। तो नियॉन को हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम लिख देते हैं बेरिलियम, और उसके बाद हम लिख देते हैं नाइट्रोजन। बाकी को हम वैसे लिख देंगे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक। तो अगर हम प्रायोरिटी देते हैं भाई, ये आपका ऑर्डर बन गया। अगर हम प्रायोरिटी देते हैं तो प्रायोरिटी किसे देंगे भाई? अगर मैं यहाँ पर प्रायोरिटी देता हूँ तो सबसे पहले मैं फुलफिल्ड को प्रायोरिटी देता हूँ। किसको प्रायोरिटी देता हूँ? फुलफिल्ड की प्रायोरिटी हाफ फिल्ड से ज़्यादा होगी, हाफ फिल्ड से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, फुलफिल्ड और इनर्ट गैस, फुलफिल्ड और इनर्ट गैस। कौन सा गैस? इनर्ट गैस, ये आपका रहेगा। बाकी इसमें कुछ है नहीं, और वीडियो आप एक बार देखेंगे ना, पूरा वीडियो देखेंगे, मज़ा आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि यार कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए ऐसी कंडीशन में, सारा क्वेश्चन आप लोग कर दोगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड पीरियड की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम होती है भाई। वो क्या होती है आपकी? कम होती है। तो सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट हैं भाई, सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट हैं उनका जो साइज छोटा है, उनका साइज क्या है भाई? साइज ऑफ एटम, साइज किसका? एटम का स्मॉल है। और बेटा जब साइज स्मॉल हो जाता है ना, तो वहाँ रिपल्सन के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिपल्सन के चांसेस यहाँ पर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। और जब रिपल्सन के चांसेस इंक्रीज होंगे तो वहाँ पर क्या होगा आपका? आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। और आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज कर गई है। ठीक है, और कुछ थोड़ी है इसमें, इतना ही ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं कि बोरोन की बोरोन की एल्युमिनियम से कम है। ठीक है, कार्बन की सिलिकॉन से कम है, और नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम है, ऑक्सीजन की सल्फर से कम है, और क्लोरीन की सॉरी, मैं कल बहुत कोशिश करी क्लास लेने की, मैं क्लास नहीं ले पाया, तबीयत इतनी अनस्टेबल थी। फ्लोरीन की क्लोरीन से कम है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आ गई, ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप मेंशन कीजिए। ये यहाँ पर अब जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। भाई एक तरफ लिख लेते हैं हम फ्लोरीन, और एक तरफ लिख लेते हैं हम क्लोरीन। तो क्लोरीन में क्या होता है आपका? 2p5 होता है, और यहाँ होता है 3p5। तो अब इसका नंबर देख रहे हैं 2 है, और इसका नंबर देख रहे हैं 3 है। तो अगर मैं बात करूं तो साइज ऑफ 3p ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन 2p। तो ये इसका जो साइज है ना आपका भाई, 2p का जो साइज है, 2p का जो साइज है वो क्या है आपका? स्मॉल है। और साइज स्मॉल हो जाएगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरीन की एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है।
ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। फिर एक चीज और है कि 3p ऑर्बिटल के बाद एक रीजन और है, नेक्स्ट रीजन 3p ऑर्बिटल के बाद आफ्टर 3p ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल इज वैकेंट। भाई 3d ऑर्बिटल इज वैकेंट। ठीक है, ये भी एक रीजन है। अब मैंने क्लोरीन लिख लिया यहाँ पर, मैंने क्लोरीन लिख लिया यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है आपका क्या है, वैकेंट है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अगर कहीं बाहर से और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो भी ये ले सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा अभी यहाँ पर क्वेश्चन में आएंगे। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा सा देख लीजिए। The energy released when neutral gaseous atom takes up an electron and forms uni is called। तो ये क्या हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी। कोई न्यूट्रल गैसियस एटम है और उसको हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो वो क्या बन जा रहा है आपका, यूनी निगेटिव एनायन बन जा रहा है। तो ऐसी प्रोसेस क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो यूनिट है किलो कैलोरी मोल। ठीक है, अमंग द फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अब यहाँ पर फिर डिस्कस हुआ क्लोरीन का और फ्लोरीन का, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो हमें यहाँ पर रीजन देना होगा क्यों इसकी हाई है, ड्यू टू स्मॉल साइज रिपल्सन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड एडेड इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन में जो रिपल्सन होता है, भाई क्लोरीन में जो रिपल्सन होता है वो स्मॉल होता है। यहाँ पर क्लोरीन में जो रिपल्सन होता है वो स्मॉल होता है। क्लोरीन में स्मॉल रिपल्शन होता है। ठीक है, स्मॉल रिपल्शन क्यों होता है, क्योंकि 3p ऑर्बिटल का साइज बड़ा है। कैसा है, बड़ा साइज है। 3p है इसका 3p, और अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो उसका है 2p, छोटा साइज है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑलमोस्ट पॉजिटिव, आपको बताया था पॉजिटिव मैग्नीशियम आ जाएगा इसमें। क्या आएगा इसमें, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एलिमेंट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हाईएस्ट में क्या आ जाएगा आपका, क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए द एनर्जी released when electron is added to neutral gas atom would be highest element belongs to। तो आपका जो 17 ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप है ना, FCl Br and I। तो ये आ जाएगा यहाँ पर सेवेंथ ग्रुप। एलिमेंट विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा आपका सल्फर की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होगी। जैसे हम लोग पढ़े BCNOF। ठीक है, तो ये सिलिकॉन, सल्फ फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो इसमें अगर क्लोरीन नहीं दिया है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर सल्फर होगा।
देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन न्यूमेरिकली इक्वल टू, तो किसके बराबर होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इट्स यूनी नेगेटिव एनायन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, हम भाई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर, सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, -200 है, कितनी है, -200। अब ऑक्सीजन की पूछ रहा है, भाई ऑक्सीजन की तो कम ही होगी ना, 200 से कम होगी, 700 नहीं हो सकती, 300 नहीं हो सकती, तो कितनी हो जाएगी, 142। Among the following electronic configuration, which one have highest electron affinity value? तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी इसमें, सबसे ज़्यादा किसकी होगी इसमें, सबसे ज़्यादा होगी इसमें इसकी, क्लोरीन की, फ्लोरीन की होगी। तो ये क्या है हमारा, फ्लोरीन को इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्लोरीन को। द मैग्नीट्यूड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये आ जाएगा इसमें एक्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच वन विल हैव लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब हमें बताना है कि लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी भाई। तो हमारा यहाँ पर ये है हमारा हीलियम, ये है बेरिलियम, और ये है फ्लोरीन, और ये है ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा हीलियम। तो हमें ये बताना है NOSCl, NOS, NOS और Cl। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो Cl की हो जाएगी, और सबसे कम किसकी होगी, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन वाले को इस तरह से लिख देंगे, और Cl को यहाँ लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका SO और S, ये लोएस्ट और ये हाईएस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। मैक्सिमम एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस कौन सा होगा इसमें, मैक्सिमम एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, भाई एनर्जी रिलीजिंग तो नहीं है, ये एनर्जी कंज्यूमिंग है, ये भी एनर्जी रिलीजिंग है, ये भी एनर्जी कंज्यूमिंग। अब दोनों में, अब भाई ऑक्सीजन में और सल्फर में देख लीजिए, सल्फर का ज़्यादा होता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है, टिप पर याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पर। हाँ, हाँ देखिए, ये है लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन हमारा है, ये नाइट्रोजन है, तो ये कितना होता है, 2p3 होता है। तो 2p3 क्या होता है हमारा, हाफ फिल्ड होता है, क्या होता है, हाफ फिल्ड। तो इसमें आ जाएगा हाफ फिल्ड 2p सब सेल। ठीक, थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज जो हम ऑब्टेन करते हैं, किससे ऑब्टेन करते हैं, बॉर्न हैबर साइकिल से। एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू, दिस इज बिकॉज, एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या होता है, रिपल्सन होता है जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी आपकी आयोडीन की। ठीक है, तो ये ऑर्डर बनेगा एफ, और ये आ जाएगा BR, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ClFBrI। यहाँ देखिए, 3 एलिमेंट्स हैं XYZ, एक की है 349, 333, 325।
तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। फिर यूनिवेलेंट एवरेज वैल्यू टू आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन इज, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, आप लोग अच्छे से वॉच करें और नोट्स भी बनाएं साथ में, और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।